हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब पे चैनल पे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं, आप लोग 1 मिनट इस क्लिप को देखें जो मैं आप अभी प्ले करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। प्ले करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपने ये क्लिप जो देखी अभी, ये बॉलीवुड की एक सरफरोश मूवी का नाम है सरफरोश। उस मूवी का एक गाना है और सीन है। एक्चुअली उस मूवी में क्या पूरी मूवी में क्या है, मैंने सिर्फ इस गाने को देखा, जब पसंद आया तो पूरी मूवी को देखा। उस पूरी मूवी में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाया गया कि कैसे जो है पाकिस्तान से जो है इल्लीगल वेपन्स जो हैं, बंदूक वगैरह, बारूद वगैरह इंपोर्ट किए जा रहे थे इंडिया में, और उसका इंडिया में इल्लीगल जो है बहुत मास लेवल पे सेलिंग हो रहा था, उसका लोग खरीद रहे थे, और उसका गलत इस्तेमाल मारने में, दंगे फसाद कराने में गवर्नमेंट यूज़ कर रही थी। और भी बहुत सारे इल्लीगल पर्पसेस होते हैं। अगर आपके पास इल्लीगल वेपन्स अगर रखते हो तो उसका पर्पस एक ही है कि आप उससे कुछ गलत करना चाहते हो, अदरवाइज़ आपके पास लीगल वेपन होगा। तो इस फिल्म में भी यही हुआ था कि वो जो है खुद ना करके इंपोर्ट करके क्या करते थे, अपने ऊँटों को इन्होंने इतना ट्रेंड कर रखा था कि कैसे वहाँ पर जाना है, और वहाँ पे जो है वो जो एक्सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान वाले लोग वहाँ पे लोड कर देंगे आपके ऊँट में जो है ये बंदूक और गोलियाँ, और उसी तरीके से वो ऊँट सीधा वा करके वापस यहाँ पे इनके पास रुक जाता है, और वहाँ से वो ले लेते हैं और वो अपना धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो पूरी फिल्म में ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवी, आप एक बार ज़रूर देखिए और इसके बारे में देखिए। तो इतना ख़तरनाक ये क्राइम है कि आर्म्स को बिना लाइसेंस के रखना ये बहुत ही संज्ञेय अपराध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में भी आप यही देखोगे कि कैसे लोग बंदूक जो है इलीगल कितना क्राइम कंट्री में फैला देते हैं। इतना लंबा चौड़ा क्राइम की क्या बताऊँ, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। इस वजह से आर्म्स एक्ट जो है 1959 में जो एक्ट आया था, उसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविज़न हैं जिसके तहत जो अगर किसी व्यक्ति के, एक सेक्शन है सेक्शन 25 जो सबसे मेन सेक्शन है आर्म एक्ट का, उस सेक्शन में सिर्फ इसी चीज़ की बात कर रखी है कि जो इस एक्ट के अलग अलग सेक्शन से जो दे रखे हैं उनकी प्रोविज़न्स को कोई अगर प्रोहिबिट करता है, वायलेट करता है, तो उसके तहत सेक्शन 25 में उसकी पनिशमेंट लिखी गई है हर चीज़ की, कितनी कितनी किस चीज़ की होगी। तो सेक्शन 7 जिसमें लिखा गया सेक्शन 7 में कि अगर कोई भी व्यक्ति के पास इल्लीगल क्या होता है, वेपन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन। यह तो एक्वायर करना, आप किसी से खरीद रहे हो वेपन्स को बिना लाइसेंस के, ये तो आपके पोजेशन में, मतलब आपके कब्जे में है और आपके नॉलेज में है। नॉलेज की बात अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ पोजेशन की बात कर रहा हूँ। आपके कब्जे में है, यह तो आप जो है खरीद रहे हो किसी से, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो ऐसी चीज़ को, ऐसे आर्म्स को, ऐसे एम्युनिशन को जिसका प्रोहिबिटेड है विदाउट लाइसेंस। तो उस केस में कितनी पनिशमेंट है, इसको लिखा गया है सेक्शन 25 में। तो सेक्शन 25 में लिखा है कि इन केसेस में जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर इल्लीगल वेपन्स के साथ पकड़ा जाता है तो उस, या फिर वेपन्स हो गए, या फिर गोलियाँ हो गई, बंदूक हो गए, जो तोप वगैरह होते हैं वो हो गए, ग्रेनाइड्स हो गए, कोई भी मतलब ऐसा चीज़ जिसको एज अ आम देश में उसको मतलब जुर्म फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो हर एक चीज़ आम है, आम से हथियार जिसको कह सकते हैं एक शब्द में। तो सेक्शन 25 में लिखा है कि हु एवर इन पोजेशन
कोई भी व्यक्ति अगर पोजीशन में है इन सब चीज़ों के, बिना लाइसेंस के, बिना लीगल तरीके से पोजीशन में अगर पाया जाता है तो उसकी कम से कम जो है सज़ा होगी वो 5 साल। 5 साल से कम की तो बात ही नहीं है, 5 साल तो मिनिमम होगी और मैक्सिमम जो होगी वो 10 साल तक की सज़ा है। और एंड लिखा हुआ है सेक्शन 25 में, एंड मतलब कि पनिशमेंट तो होगी और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा जितना पैसा कोर्ट लगाती है आपके ऊपर। तो ऐसे ही आज मैं एक दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले का वो जजमेंट है, उसका नाम है ये अधिराज सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो फ्रेंड्स, यधिराज सिंह एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ठीक है। अप्रैल 2019 में उसके एफकाट के एसएसबी का इंटरव्यू था अहमदाबाद में। तो वो दिल्ली से अहमदाबाद के लिए निकलता है और जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर उसकी फ़्लाइट विस्तारा थी जिसमें उसको बोर्ड करना था। तो उसने एयरपोर्ट में चेक इन किया। तो स्कैनिंग जहाँ पे होती है 3-4 बार स्कैनिंग होती है, आपको अगर गए होगे एयरपोर्ट बाय फ्लाइट तो पता होगा कि कितने स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। तो उन्हीं में एक स्कैनिंग के मशीन में जो है इसके पास जो हैंड बैग था, हाथ वाला बैग, उसके अंदर 20 जो है वो गोलियां पाई गई बंदूक की, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जब बताया मैंने कि सेक्शन 25 कितना खतरनाक है आर्म्स एक्ट का, कि अगर कोई कब्जे में पाया गया तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इतना इसकी पनिशमेंट इतनी ज़्यादा है कि इमीडिएट अरेस्ट इसमें हो जाता है। इसमें जो सेक्शन 41 सीआरपीसी का लगता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कहती है कि अरेस्ट जरूरी नहीं है हर केस में, लेकिन इस केस में अरेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। और अरेस्ट वो लड़का हो गया वहीं पे और उसका एग्ज़ाम भी छूट गया। उसके बाद जब बेल मिली, बेल के बाद उसने फ़ॉरेन में अप्लाई किया पढ़ने वगैरह के लिए और भी स्टडीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ें के फॉर्म वगैरह भरने लगा एम्प्लॉयमेंट के। तो हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम इसी वजह से होती क्योंकि इसके ऊपर ये आर्म्स एक्ट लगा हुआ था। अब क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लगाता है ये लड़का। रेट पिटीशन एक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल 226 जो है उसके तहत हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लगाई जाती है इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए। तो उसका वकील लगाता है, उसमें वो प्लीड ये करता है कि जज साहब, मैं जो है उस दिन जिस दिन मैं जा रहा था एसएसबी देने के लिए अहमदाबाद, उस दिन मेरे जो है बैग, मतलब मेरे पास जो हैंड बैग था वो मैं एयरपोर्ट में पकड़ा गया, मेरे इसमें गन मतलब ये गोलियां थी, लेकिन जो गोलियां थी वो मेरी नहीं थी। तो पूछते हैं जी किसकी थी, तुम्हारे पास पकड़ा गया है। और आर्म्स एक्ट के हिसाब से सिर्फ पोजीशन की बात करता है कि जिसके पोजीशन में पाया गया उस पर पनिशमेंट होगी। अगले को ये साबित करना पड़ेगा जिस पे केस चल रहा है कि नहीं जी मेरे पोजीशन में इलीगल, या तो फिर लीगल पोजीशन में था या तो मेरी है ही नहीं जी, आप ये साबित कर दो आप बच जाओगे। तो यहाँ पे ये केस में उल्टा ये चीज़ थी कि उस लड़के के पास पाया गया, उस लड़के के पास कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन उस लड़के ने ये बोला कि जी ये बैग जो है मेरी जो लैंडलॉर्ड है दिल्ली में जहाँ मैं रहता था जिनके फ्लैट में, उसकी वाइफ का है और उसके हस्बैंड जो है वो आर्मी में है और उनके पास अपना जो है ये है क्या है वेपन का लाइसेंस है, हथियार रखने का, गोली वगैरह रखने का लाइसेंस है। और उसी ने, उस लेडीज़ ने गलती से मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसने पहले कभी रखा होगा हैंड बैग में कहीं ले जाने के लिए, कहीं आ जा रही होगी तो वो जो है उसको निकालना भूल गई। और ये लड़का क्योंकि उससे अच्छी बातचीत थी उसकी मालकिन से, अपनी मालकिन से, इसको एसएसबी के लिए जाना था, बहुत जल्दीबाजी में था, इतना खरीदने का टाइम नहीं, इतना एक्साइटेड होते हैं इंटरव्यू के लेकर के, तो इसने बैग उससे ले लिया बिना चेक किए कि इसको क्या था। और इसको तो खुद लगा कि ऐसा कुछ थोड़ी हो सकता है, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है। तो ऐसी सी बात हो गई। तो बैग में था गोलियां, इसको मालूम नहीं था और ना उस औरत को मालूम था, ये दोनों चीज़ हो गई। अब जब ये पकड़ा गया तो इसने हाई कोर्ट में यही की। अब क्योंकि सेक्शन 25 में तो क्लियरली लिखा होता है कि जिसके पोजीशन में पाई गई, हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं कि नोविंगली मतलब जानबूझ के पाई गई या तुम्हें नॉलेज थी, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 में हम बात कर रहे हैं कि इसके पोजीशन में थी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट में ये 2 केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के बड़े फेमस केसेस ये साइट करते हैं इसके एडवोकेट। हाँ, और फर्स्ट केस जिस पे ये रिलाई करते हैं उसका नाम है गुणवंत लाल। यहाँ फ्रेंड्स, गुणवंत लाल वर्सेस स्टेट,
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉर्ड किया था कि दैट द पोजीशन ऑफ फायर आर्म्स अंडर द आर्म्स एक्ट मस्ट हैव द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनस। तो अगर किसी के पास आर्म है, उसका पोजीशन है, तो उसके पास नॉलेज मतलब मेंटली एलिमेंट, मेंटल नॉलेज, उसके पास नॉलेज हो, उसके पास पूरा ज्ञान हो कि हाँ उसके पास बंदूक है या फिर ये गन्स वगैरह है, कोई चीज़ है, तभी वो इस सेक्शन के तहत आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सेक्शन 25 में तो कहीं ऐसी बात नहीं करी, वहाँ तो सीधा सीधा बोल रहा है कि जिसके पोजीशन में पाई गई। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिस्प्यूट था, इश्यू था कि क्या जो सेक्शन 25 है वो नेचुरल जस्टिफाइड है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्या वो वैलिड अपॉर्चुनिटी देता है दूसरे बंदे को जिस पे केस हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो चीज़ यहाँ पे पोजीशन लिखा गया है, इसको हम सिर्फ पोजीशन मतलब मेयर फिजिकल पोजीशन नहीं बोलेंगे, इसको हम इस तरीके से इंटरप्रिटेट करेंगे कि पोजीशन विद मेंटल रिक्विजिट एलिमेंट। तो नॉलेज भी होना या फिर ऐसा सिचुएशन होना कि आप पता कर सकते थे, जैसे ये लड़के को, जैसे ये लड़का था, तो अगर दूसरी परिस्थिति होती जब किसी गुंडे से ले रहा है, किसी पुलिस वाले से किसी केस में फंसा हुआ है, फिर ऐसे काम कर रहा है, तब तो इसकी ड्यूटी थी वो देखता। लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे रिस्पेक्टेबल पर्सन से ले रहा था, इसको भी कोई डाउट नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब ये हाईकोर्ट में इसने ये केस साइड किया। दूसरा केस जो संजय दत्त का था, संजय दत्त वर्सेस CBI मुंबई का जो था, जिसमें संजय दत्त के पास भी आर्म्स पकड़े गए थे, लेकिन उस और टाडा एक्ट में भी वो मतलब सम्मिलित था। जो होता है टाडा, क्या होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड डिसास्टर एक्ट्स, ऐसे एक्ट जो टेररिज्म के हैं, देश में ये फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, उस तरीके के जो एक्ट होते हैं उसमें जो पकड़े जाते हैं उसकी बात हो। संजय दत्त उसमें भी पकड़े गए थे, आर्म्स एक्ट में भी सेक्शन 25 में पकड़े गए थे, क्योंकि उनके पास इलीगली जो है वो बंदूक पाई गई थी, AK-47 जो भी बात है। तो वहाँ पे CBI की कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को रखा कि सेक्शन 25 का जो पोजीशन है, वो पोजीशन सिर्फ पोजीशन इटसेल्फ इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी नोविंगली नॉलेज और कॉन्शियसनेस। जब तक अगर किसी, आप समझिए कि किसी ने किसी के बैग में बंदूक डाल दी, एयरपोर्ट पे जैसे बैगेज एक्सचेंज होता है ना, जब वहाँ पे राउंड में बैग आते हैं, किसी ने बहुत चालाकी से ये सब काम किया बचने के लिए, उसमें डाल दी, आपके पास पकड़े गए चेकिंग बाहर निकलते समय, तो सिर्फ इस बस पे कि उसने डाल दी, आपको कुछ नहीं मालूम, आप तो निर्दोष इनोसेंट हो, तो आप फंस गए इस एक्ट की सेक्शन 25 में थे। लेकिन यही सब चीज़ों को, फैक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया कि भाई नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है कहाँ से आई नहीं आई, तो आप कैसे उसमें लाइबल ठहरा सकते हो, है ना। तो संजय दत्त के भी केस में संजय दत्त इसलिए बेल पे हैं क्योंकि ये सेक्शन को उसी हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि पोजीशन का मतलब है कि पोजीशन विथ रिक्विजिट मेंटल एलिमेंट और नॉलेज, और बाय सोर्स, किसी और सोर्स के थ्रू आप अगर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज जिसको कहते हैं, ऐसा नॉलेज जो आप डायरेक्टली आपको नहीं पता है, नहीं आप पता कर सकते हो, लेकिन किसी और माध्यम से आप पता कर सकते थे कि यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, इलीगल है या लीगल है, ठीक है, और पता कर सकते तो फिर भी नहीं पता किया और फिर भी आपके पास पाई गई इलीगल, तो फिर तो आप इस सेक्शन में आ गए। तो इसी तरीके से इन दोनों केसेस को करते हुए यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो लड़का था इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, इसका कोई पास्ट कैरेक्टर भी नहीं है इस तरह का क्रिमिनल। और मैं एक बात और बता दूं कि पास्ट कैरेक्टर जो किसी बंदे का होता है एक्यूज वगैरह का, उसका क्रिमिनल केस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैं उसके लिए बता दूं सेक्शन 53 है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसमें कहता है कि कैरेक्टर जो है वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, हम मानेंगे नहीं वो भले कितना हरामी हो, कितना खूनी हो, खून मर्डर सब कर दिया हो, हमें जो पर्टिकुलर केस चल रहा है इसमें बात करेंगे, हम पिछला वो सबसे इसको रिलेट नहीं करेंगे। लेकिन एक सेक्शन वहीं पे यही कहता है 53 में जो बता रहा हूँ, जिसमें ये कहता है कि प्रीवियस कैरेक्टर अगर गुड है तो उसको हम कंसिडर करेंगे। तो हाई कोर्ट ने ये सब जजमेंट में नहीं लिखा, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो इसको भी कंसिडर किया होगा हाई कोर्ट ने कि इसका कैरेक्टर वगैरह अच्छा है। अब ये सब कोई पोजीशन जिस तरह की ये बात इसने बताई है, एक्सप्लेनेशन की है अपने फैक्ट्स को कि मैं यहाँ था, वैसे था, गया था, वैसे था, और उस औरत ने भी इस चीज़ को एडमिट किया है कि वो उसकी मतलब गोलियाँ थी, उसके हस्बैंड की गलती से बाय मिस्टेक चले गई। और साथ ही साथ सेक्शन 79 के IPC की जो मैंने बात बताई आपको कि सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पिनल कोड में है कि एक्ट डन अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। तो कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है,
जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है एक्ट? वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की मिस्टेक की वजह से वो एक्ट अगर करता है कोई आदमी, ऐसा कोई एक्ट, और जो कि एक्ट जस्टिफाइड है, तो वो क्राइम नहीं है, उसमें कोई फंस नहीं सकता, कोई नहीं हो कुछ हो सकता। यहाँ पे उस लड़के ने जो किया, ये जस्टिफाइड एक्ट था ना, उसने बैग लिया। बैग तो कोई गलत काम है नहीं, अनलॉफुल है नहीं बैग लेना किसी का इस्तेमाल करने के लिए, जस्टिफाइड एक्ट था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वो लेडीज़ थी, उस लेडीज़ को लगा कि इसमें कुछ नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। तो दोनों चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट ने इस केस को, जो रजिस्टर्ड हुआ था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस लड़के के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से इतना परेशान था, उस केस को एकदम एफआईआर को क्वैश कर दी, ख़त्म कर दी, मतलब कोई केस ही नहीं है, ठीक है ना। अब जो है दिल्ली पुलिस वो अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, दैट्स सम अलग मैटर, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उस केस को जो है ख़त्म कर दिया बाय यूजिंग सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 482 सीआरपीसी में क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है, हर स्टेट्स के हाई कोर्ट जो है, उसके पास एक स्पेशल इनहेरेंट पावर है, ऐसा पावर जिसके तहत वो कुछ भी कर सकता है। किस लिए? जस्टिस को दिलाने के लिए, टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस को मिले, उसके लिए अगर कोई भी चीज़ उसको उचित लगती है तो वो करेगा हाई कोर्ट, इतनी उसकी पावर है 482 में। और उन्हीं में एक पावर ये भी है कि गलत एफआईआर के खिलाफ गलत केस चल रहा है, आप कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर जैसे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे किया, उनको पता है कि ऐसा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, नहीं भी पता है तो उनकी ड्यूटी है कि ये सब जांच पड़ताल करना है इन्वेस्टिगेशन में, ये गलत है कि नहीं, ये जो आम चीज़ के पास पाया गया नहीं करा, तो उन्होंने प्रोसेस को अब्यूज़ कर दिया। इस वजह से दिल्ली पुलिस की जो बात थी वो पेश कर दी गई, एफआईआर ख़त्म हो गया और उस लड़के को रिलीज़ कर दिया गया, केस ख़त्म, अब वो फ्री है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी लेटेस्ट आज की।